देखिए यहाँ पर रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, जो 10th की एनसीईआरटी है ना, ठीक, जो 10th की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं ना। चैप्टर 7 का पार्ट 1 पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक, पार्ट 1 पहले हो चुका है, जिसमें हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा ना, ठीक, जिसमें हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पढ़ेंगे हम रेल परिवहन के बारे में, ठीक। देखिए भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है, ठीक है ना। मतलब रेल क्या करता है, एक तो वस्तुओं को लाने ले जाने का काम करता है, दूसरा बात यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है, ठीक। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार में, भ्रमण में, तीर्थ यात्राएं, ठीक, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन, ये सब रेलवे के द्वारा होता है, ठीक। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में कार्य किया है ना। अब देखिए भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है, ठीक। मतलब रेलवे का ही बता रहा है कि रेलवे क्या क्या करता है। देखिए भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है ना। सार्वजनिक मतलब इसका पूरा कंट्रोल अभी तो गवर्नमेंट के हाथ में है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में, याद रखिएगा ये पॉइंट, 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, ठीक। ये फैक्ट है, इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है, मतलब 17 रेल प्रखंडों, 17 जोन में विभाजित किया गया, ठीक। ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का भाई एग्जाम्पल है, ठीक। इसके मुख्यालय वगैरह देखते हैं। देखिए देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, क्या क्या हैं। पहली बात तो भूआकृतिक कारक है, आर्थिक कारक है और प्रशासकीय कारक है। ये चीज़ ज़रूर है, मतलब भारत में जो रेल परिवहन है इसके वितरण को कौन कौन प्रभावित करता है, तो प्रभावित करने वाले कारक क्या है, भूआकृतिक है। अब ये सब कारक कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब भूआकृति है, भूआकृति कैसे प्रभावित करेगी भाई रेल वितरण को। मान लीजिए कोई कहीं पहाड़ है, पर्वत है ना। अब यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाना बहुत कठिन काम है, ठीक, या फिर इसको काट के सुरंग बनाएंगे, ये सब कार्य बहुत कठिन भी है, महंगे भी हो जाते हैं, ठीक। दूसरी बात क्या है कि आर्थिक कारक भी है। आर्थिक कारक कैसे हो सकता है, अब ये समझ लीजिए कि जैसे अब पहाड़ों पर हो गया, या फिर रेल की पटरियों पर, रेल की पटरियां बिछाना, ये सब क्या है, खर्चीले हैं, ठीक। प्रशासकीय कारक, ये सब कारक हैं जिसकी वजह से रेल का वितरण प्रभावित होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसे देखिए कि भारतीय रेल इतना किलोमीटर लंबे मार्ग को अनेक गेज पर तय करता है, ठीक। कितना मार्ग है भैया, तो 67,956 किलोमीटर लंबे मार्ग को गेज पर तय करता है, याद रखिए गेज पे। तो अब देखिए गेज मीटर में देख लीजिए, तो बड़ी लाइन, तो बड़ी लाइन कितना होता है, 1.676 मीटर, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन कितना है, 1.676 मीटर, ठीक। टोटल इसका जो रूट किलोमीटर में देखेंगे तो 63,950 किलोमीटर है, ठीक। मीटर लाइन दूसरा होता है, ठीक, जो कि 1 मीटर है, ये कितना है भैया, 2402 किलोमीटर है। फिर छोटी लाइन है, छोटी लाइन कितना होता है, 0.762 या एंड 0.610, ठीक, मीटर। टोटल कितना है, 1604 किलोमीटर। कुल मिलाकर कितना है, 67,956 किलोमीटर, ठीक। 67,956 किलोमीटर टोटल लंबाई है भारतीय रेलवे की, ठीक, गेज जो बताया गया है।
ये सब आंकड़े कब के हैं याद रखिए, 19-20 हैं रेल मंत्रालय के आंकड़े। ठीक, अब आगे यहाँ देखिए कि भैया भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। ठीक, यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जलमार्ग पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। यहाँ देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। ठीक, ये कहाँ का है? प्रायद्वीप भारत का बताया जा रहा है। ठीक, अब हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच है वहाँ पर, मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, गहरी खाइयाँ हैं। ठीक, विरल जनसंख्या है तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ठीक, अभी हमने बताया जैसे भू आकृति होती है, तो भू आकृति कैसे रेलवे वितरण को प्रभावित कर रहा है, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक, आगे देखिए इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, ठीक, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। ठीक, अब देखिए सह्याद्री तथा उससे सन्निहित क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो ये भारत का साउथ वाला एरिया है ना, साउथ एरिया में ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट एक घाट पहाड़ है, तब इसको पार करना कठिन है। तो यहाँ पर क्या है कि बीच बीच में जो दर्रे हैं ना, इन्हीं दर्रों के माध्यम से ही रेल लाइनों को बनाया गया है। ठीक, इन्हीं रेल लाइनों के इन्हीं दर्रों के माध्यम से इस तरफ पहुंचा जाता है। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो इस सह्याद्री है ना, तो सह्याद्री या उससे जो लगे हुए क्षेत्र हैं, ठीक, इनको घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव हुआ है। ठीक, कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में, ठीक, महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे विकास ने, ठीक, यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। वही कोंकण, कोंकण क्षेत्र कौन सा होता है समझ लीजिए, जैसे अब ये भारत का साउथ वाला जो एरिया है ना, ऐसे होता है, ये गुजरात वाला एरिया हो गया, तो ये पूरा एरिया कहलाता है क्या? कोंकण। ठीक, कोंकण, यहाँ होता है कन्नड़, ये होता है मालाबार। ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा, आगे बताएंगे इस सब के बारे में, अभी बस जानते रहिए। तो वही कहा जा रहा है भैया कि पश्चिमी तट के साथ जो कोंकण रेलवे के विकास ने क्या किया है, यात्रियों और वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। ठीक, ज़्यादातर यहाँ पर क्या समस्याएं रहती हैं, जैसे भूस्खलन है, किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं, ये सब समस्याएं हैं वहाँ पे, फिर भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है। अब देखिए आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। ठीक, यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। ठीक, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, है ना। रेल संपत्ति की हानि, चोरी जैसी समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं। ठीक, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। ठीक, अब यही सब कारण है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि रेलगाड़ियां जो होती हैं वो निर्धारित समय पर अपने नहीं पहुंच पाती, लेट हो जाती हैं। ठीक, तो ये सब रेलवे के लिए समस्याएं हैं। ठीक, अब यहाँ पर है पाइपलाइन। ठीक, जैसे और परिवहन होते हैं ना, सड़क परिवहन, ठीक, रेल परिवहन, उसी तरीके से ये पाइपलाइन परिवहन भी ये होता है। ठीक, पाइपलाइन के माध्यम से क्या किया जाता है कि लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है, पाइप के माध्यम से भेजते हैं। ठीक, तो भैया सबसे पहली बात तो यही है कि मानचित्र देखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक, तो अब यूँ समझ लीजिए, देखिए कुछ बातें तो पहले समझ लीजिए कि
जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन का बहुत पहले उपयोग किस रूप में होता था? शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए काम होता था, ठीक। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जा रहा है। मतलब आजकल इसमें क्या हो रहा है भैया? कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और तेल, ये सब प्राकृतिक गैस, ये सब पहुंचाया जा रहा है। कहाँ तक पहुंचाया जा रहा है? उर्वरक कारखानों और विद्युत गृहों तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक। पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। अब देखिए, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है, ठीक। देखिए, सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं, जैसे कहाँ? बरौनी है, मथुरा, ठीक, पानीपत, गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाया है। पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचा देते हैं, ठीक। कम खर्चीला भी आता है। देखिए, पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की यानी जो रनिंग लागत है वो न्यूनतम है। मतलब इसको पाइपलाइन बिछाने में पैसे बहुत लगते हैं, खर्चा बहुत होता है, लेकिन इसको जब चालू रखने में कम लागत आती है, ठीक। वाहन अंतरण देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर है, ठीक। मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर सामान पहुंचाने में देरियां नहीं होती हैं और हानि भी नहीं होती, पाइप के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है, ठीक। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 मुख्य प्रमुख जाल हैं, याद रखिएगा 3। कौन कौन से? पहले देखिए, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला है कहाँ भैया? कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी होते हुए बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कहाँ? कानपुर तक, ठीक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक और दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी देखिए कौन सी है? गुजरात में सलाया से वीरगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक, ठीक। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये दूसरी पाइपलाइन है, ठीक। और तीसरी देख लीजिएगा, ये तो रेलवे का मैप है। देखिए पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की जो गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर अब आजकल हो गया 18,500 किलोमीटर तक हो गया है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हो गया पाइपलाइन, ठीक। अब यहाँ से शुरू होगा आपका जल परिवहन, ठीक। तो जल परिवहन के बारे में देखिए, तो भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्र यात्रा करते रहे हैं, ठीक। इनके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है, ठीक। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, याद रखिएगा, ठीक। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन, ठीक, अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है, ठीक। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है, बाकी सब अभी पुराने ढांचे पर ही ऐसे चल रहे हैं, ठीक।
निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, ये कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। पहला तो यहाँ पर देखिए हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। ठीक, राष्ट्रीय जलीय मार्ग संख्या 1। दूसरा देखिए सदिया धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर है ना लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। ठीक, नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 है ये। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा केरल है। केरल में पश्चिमी तटीय शहर यानी कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ठीक, उद्योग मंडल, ठीक, चंपकारा, ये नहरें 205 किलोमीटर है, नौगम्य जल संख्या 3 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए चौथा है काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। ठीक, 1078 किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है। ठीक, तो याद रखिए कि भारत में सबसे बड़ा जलमार्ग कौन सा है, ये वाला है। कौन सा, हल्दिया इलाहाबाद वाला। ठीक, दूसरे नंबर पर ये काकीनाडा पुडुचेरी नहर स्ट्रेच। ठीक, अब आगे देख लीजिए यहाँ पे ये आगे है भैया माताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। 588 किलोमीटर लंबा ये राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। ठीक, कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। ठीक, इसमें मांडवी, जुआरी, ठीक, कंबरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्चिजल, ये सब। ठीक, देखिए इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। ठीक, देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में अगर देखें तो 66% समुद्रों द्वारा ही होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा समुद्रों द्वारा ही भारतीय व्यापार होता है। ठीक, प्रमुख समुद्री पत्तन कौन है, देखिए भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा है। ठीक, अब देखिए समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं, याद रखिएगा। 12 प्रमुख पत्तन और 200 मध्यम और छोटे पत्तन है। ठीक, ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला, याद रखिए कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। याद रखिए स्वतंत्रता के बाद पहला पत्तन जो डेवलप किया गया था कौन सा था, कांडला था। कहाँ है, कच्छ में, गुजरात में। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो कि पाकिस्तान में शामिल हो गया था उसकी कमी को पूरा करने तथा बम्बई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। ठीक, आगे देखिए यह एक ज्वारी पत्तन है। किसकी बात की जा रही है, एक कांडला जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है। अब याद रखिएगा दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जा रहा है। यह क्या है, यह एक ज्वारी पत्तन है। ठीक, यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। आगे देखिएगा यहाँ पर मुंबई बृहद पत्तन है। ठीक, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोतराशय हैं। ठीक, मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है। ठीक, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। ठीक, लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार्मगांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। ठीक, मार्मगांव पत्तन सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ देश से कुल निर्यात का आधा यानी 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ठीक, कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन कुंद्रेमुख खानों से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात करता है, ये भी याद रखिएगा। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। ठीक, सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है, कोची पत्तन। ठीक, यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है, ये याद रखना है। आगे कौन सा भैया देखिए पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में
दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन। ठीक, कहाँ? दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है। ठीक, यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। ठीक, चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है, याद रखिएगा। ये चेन्नई जो है ये कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद दूसरा स्थान इसी का है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है, ये भी याद रखिएगा। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। ठीक, कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी, यानी याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है। कौन सा? कि कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, ज्वारी यानी टाइडल पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। किसको साफ करना पड़ रहा है? ये किसकी बात की जा रही है? कोलकाता पत्तन की बात की जा रही है ना। आगे देखिएगा, कोलकाता पत्तन बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, देख रहे हैं बड़े आकार के कार्गो को उठाए ने रखने की सुविधा है तूतीकोरिन पत्तन। देखिए आगे है यहाँ पर वायु परिवहन। ठीक, अब यहाँ शुरू हो गया आपका वायु परिवहन। तो वायु परिवहन भैया, आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक, प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। ठीक, इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों, ठीक, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचना पड़ता है भैया कि अगर वहाँ वायु परिवहन नहीं होता तो कैसे कनेक्टिविटी बढ़ती। ठीक, तो हवाई यात्रा ने क्या किया? इसे अधिक अभिगम बना दिया है। देख रहे हैं ये चीज। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा, अच्छा ये चीज़ देख लीजिए ना, ये प्रमुख पत्तन है, दिख रहा है प्रमुख पत्तन कौन कौन से भारत में, देख लीजिए ये प्रमुख पत्तन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ ये देखिए कि ये जो है समुद्री पत्तन के बारे में। ठीक, तो समुद्री पत्तन में यहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ से देख लीजिए। देखिए ये है गुजरात के तट पर, यहाँ पर है दीनदयाल पोर्ट। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ देखिए मार्मगांव पोर्ट। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए न्यू मंगलोर है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए ये कोचीन है, फिर इधर तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन के बाद देखिए यहाँ चेन्नई है। ठीक, चेन्नई के बाद यहाँ देखिए विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम ये के बाद ये देखिए पारादीप यहाँ पर है। ठीक, पारादीप यहाँ पर देखिए ये है हल्दिया पोर्ट है, नेता सुभाष चंद्र बोस पोर्ट है। ठीक, तो इस तरीके से कौन कौन से पोर्ट हैं आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। एक साथ अगर देखना हो देख सकते हैं, दीनदयाल पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मोर्मुगांव पोर्ट, न्यू मंगलोर, कोचीन, इधर तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। ठीक, तो ये हैं सभी क्रम, देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट का। तो यहाँ पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की बात हो रही थी कि भैया जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है ये तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में, ठीक, तथा और देख लीजिए यहाँ पे ये, तथा अगम्य और दुर्लभ
भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक, तो पवन हंस लिमिटेड है, ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ ऐसे प्लान है भारत सरकार की, ये भी देख लीजिए, जैसे उड़ान। ठीक, उड़े देश का आम नागरिक विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जिसे क्षेत्रीय विमानन बाजार में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक, आम नागरिक के लिए उड़ान को किफ़ायती बनाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नगर विमानन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना यानी RCS उड़ान की कल्पना की गई थी। ठीक, योजना का मुख्य विचार सक्षम नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से एयरलाइनों का क्षेत्रीय और दूरस्थ मार्गों पर उड़ानें संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। ठीक, तो ये चीज़ है भैया कि उड़ान है ना, उड़े देश का आम नागरिक। अब देखिए यहाँ पर है संचार सेवाएं, संचार सेवा। ठीक, आजकल तो भैया इसका एकदम रेवोल्यूशन है, क्रांति है संचार सेवा की। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया। ठीक, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी ठीक लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। ठीक, निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस है ना, सिनेमा, ठीक, विश्व का बृहत्तम है ये सब चीज़ें। ये क्या है, तो ये सब हो गया, सिनेमा हो गया, ये सब प्रमुख संचार साधन है। ठीक, भारत का डाक संचार देखिए, भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, तार आदि को संचालित करता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पर कि कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुँचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन ये सब शामिल होते हैं द्वितीय श्रेणी में। ठीक, ये धरातली डाक द्वारा पहुँचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों नगरों में डाक संचार में तीव्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। ठीक, इन्हें राजधानी मार्ग है ना, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल और भारी चैनल, दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भैया छह डाक मार्ग बनाए गए हैं, 6 बड़े शहरों नगरों में डाक संचार में तीव्रता के लिए। ठीक, इन्हें राजधानी मार्ग भी कह रहे हैं, पहला मेट्रो चैनल भी कह रहे हैं। ठीक, ये सब चैनल है, नाम दिए गए, ये जानते रहिए। अब यहाँ देखिए कि डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। ठीक, डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य IT, ठीक, भारतीय प्रतिभा प्लस IT सूचना प्रौद्योगिकी, IT कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है। ठीक, तकनीकी को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। डिजिटल इंडिया, यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय मार्ग 48 पर एक आपातकालीन बॉक्स लगा हुआ है। देखिए, दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। ठीक, नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव ठीक STD दूरसंचार सेवा से जुड़ गए हैं। ठीक, सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे STD सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। ये कुछ बातें हैं, देख लिए। पूरे देश भर में STD की दरों को भी नियमित किया गया है। ठीक, यह सब सूचना संचार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। देखिए, जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों नीतियों के विषय में जागरूक करता है। ठीक, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, ठीक, चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए
विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। ठीक, दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है। ठीक, दूरदर्शन विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है दूरदर्शन। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, ज्ञानवर्धक, खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। ठीक, आगे देखिए, भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र ठीक सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक कई प्रकार की हैं। ठीक, समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर देखें ना, भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में समाचार छपते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर अंग्रेजी है, फिर उर्दू है। ठीक, सबसे ज़्यादा हिंदी में समाचार पत्र छपते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। आगे देख लीजिए, यहाँ पर भी है समाचार पत्र हो गया। ये सब भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्र वाला का उत्पादक भी करता है। चलचित्र मतलब फिल्मों का। ठीक, यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म, छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। किसको भैया? ये देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि भैया राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार। ठीक, राज्यों देशों में व्यक्तियों के बीच ठीक वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। ठीक, दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। ठीक, यह समुद्री, हवाई, स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों, गांवों में होता है, राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। ठीक, इसीलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को याद रखिएगा। ठीक, सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है ना, अर्थात इनका वितरण असमान है। मतलब कुछ चीज़ें कहीं पाई जाती, कुछ चीज़ें कहीं पाई जाती हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि संसाधनों की उपलब्धता में असमानता है। ठीक, आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। ठीक, आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। ठीक, अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, ठीक, मतलब निर्यात मतलब क्या होता है? बेचना। ठीक, आयात मतलब खरीदना। तो अगर हम बेच ज़्यादा रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं, तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अगर हम क्या कहते हैं, निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाएगा। मतलब अगर हम खरीद ज़्यादा रहें, बेच कम रहें, तो वो असंतुलित व्यापार हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न, जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि और संबंधित उत्पाद है। ठीक है ना। भारत में आयात क्या होता है भैया? कच्चा पेट्रोलियम, ठीक, रत्न, जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि, है ना, यहाँ कृषि, अन्य उत्पाद शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आ गया पर्यटन। ठीक, एक व्यापार के रूप में पर्यटन को कैसे डेवलप कर सकते हैं। वे पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। ठीक, पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला, सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति ठीक तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, ठीक, पारि पर्यटन यानी इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, ठीक, चिकित्सा पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। ठीक, देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास से विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रसार किए जा रहे हैं। लगातार चीज़ें ये सब चल रही हैं। ठीक, ये हो गया भैया आपका, ठीक, टूरिज़्म के बारे में ये सब दिखाया जा रहा है कि कैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये सब, यहाँ सब लोग घूमने जाते हैं, टूरिज़्म है। तो ये हो गया आपका क्या 10th की जो NCERT है ना, ठीक, जो 10th की NCERT है उसका जो चैप्टर है, ठीक, कौन सा चैप्टर है? 7। ठीक, तो 10th की NCERT का चैप्टर 7 यहाँ पर समाप्त हो गया। ये पार्ट 2 था। ठीक, पार्ट 2, पार्ट 1 इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक, बहुत जल्दी मिलती है हम नेक्स्ट क्लास के लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।